अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोग सेंसरी फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 46 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द ब्रेन देखा। फिर हम लोगों ने साइनैप्स देखा और साइनैप्स के बाद हम लोगों ने डिफरेंट लेवल ऑफ नर्वस सिस्टम देखा, जिसमें हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड, लोअर ब्रेन लेवल एंड हायर ब्रेन लेवल को स्टडी किया। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टार्टिंग विद द साइनैप्स के साइनैप्स क्या होता है, एज आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स कि साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग साइनैप्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो साइनैप्स की हमें पता है कि दो टाइप्स होती हैं, केमिकल साइनैप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। ठीक है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड द साइनैप्स। साइनैप्स हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है केमिकल साइनैप्स और दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। केमिकल साइनैप्स में जो नर्व इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल आगे डिलीवर होता है वो बाय द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर की मौजूदगी में एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसफ़र होता है। जबकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स हमारे पास वो साइनैप्स होती है जिसमें केमिकल सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि दो न्यूरॉन्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो इलेक्ट्रिकल विंडोज़ के थ्रू आपस में कनेक्ट होता है। ठीक है, ये दो न्यूरॉन्स हैं तो ये आपस में थ्रू चैनल्स कनेक्ट हुए होते हैं और इन चैनल्स को हम बोलते हैं गैप जंक्शन। तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो इन चैनल्स के थ्रू आगे मूव करता है। इन चैनल्स के थ्रू आइन जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जाते हैं, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होती है और एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स वो साइनैप्स है जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे थ्रू गैप जंक्शंस ट्रांसफ़र होती है। केमिकल साइनैप्स इज यूनिडायरेक्शनल साइनैप्स। ठीक है, यानी कि जब नर्व इम्पल्स पास होती है तो वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है इन द केमिकल साइनैप्स, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ आइंस, यानी कि आइंस जो है वो आगे भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल साइनैप्स जो है वो हमारे पास 99% जो साइनैप्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं वो केमिकल साइनैप्स होती हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स बहुत ही कम क्वांटिटी में होती हैं। ठीक है, केमिकल साइनैप्स हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोस्टली प्रेजेंट होती हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स आर प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ये जो बात अभी हमने की थी कि जो केमिकल साइनैप्स है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ आइंस को प्रोमोट करती है, तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन ने या तो सेंसरी रिसेप्टर से हमारे पास ब्रेन की तरफ जाना होता है या तो मोटर रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है उसने इफेक्टेड ऑर्गन तक आना होता है, तो एक ही डायरेक्शन में हमें नर्व इम्पल्स को मूव करवाना होता है। तो जो केमिकल साइनैप्स है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है और ये एक ही डायरेक्शन में इम्पल्स की मूवमेंट को प्रमोट करती है। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल होती है। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब हमें पता है कि स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में जो मसल होता है वो एज अ होल मूव करता है। ठीक है, पूरे मसल को एक साथ मूवमेंट करनी होती है, तो बाई डायरेक्शनल जो फ्लो ऑफ आइन होता है ये हमारे पास जो लार्ज क्वान्टिटी ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं ना उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती है बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ आइंस। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। अब हम केमिकल साइनैप्स की फर्दर डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग साइनैप्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दो न्यूरॉन्स हैं, ये इसका लास्ट पार्ट है और ये नेक्स्ट न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो दिस एरिया इज कॉल्ड द साइनैप्स। अब हम देख लेते हैं कि प्री साइनैप्टिक टर्मिनल और पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, प्री साइनैप्टिक टर्मिनल में हमें पता है कि सिक्रीटरी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं जिसके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। एक सिक्रीटरी वेसिकल में 2000 से 10,000 तक एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो प्री साइनैप्टिक टर्मिनल की क्या क्या फीचर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास अबंडेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिक्रीटरी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सिक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो आगे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो प्री साइनैप्टिक टर्मिनल के माइटोकॉन्ड्रिया एंड secretory vesicles are present. ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट हम बेसिकली किसी भी स्पेस को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ये इसका कितना डिस्टेंस होता है, अप्रॉक्स
200 से 300 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट का। और ये है हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो जाके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पर बाइंड होता है, जिसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कॉज होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से आगे एक्शन पोटेंशियल मूव करता है। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द साइनेप्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि साइनेप्स एक्चुअल फंक्शन कैसे करती है, ठीक है। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। कैल्शियम अंदर आता है। जब कैल्शियम अंदर आता है तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पर रिलीज साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जब कैल्शियम अंदर आता है तो वो जाके इन रिलीज साइट्स पर बाइंड हो जाता है और ये रिलीज साइट्स ओपन हो जाती हैं। फिर सिक्रेटरी वेसिकल जो है वो यहाँ पे जाके फ्यूज़ होती हैं और यहाँ से अपना न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर देती हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होता हुआ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाके रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाइंड होने के बाद ये अपनी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स कॉज करवाते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है और एक्शन पोटेंशियल आगे मूव करता है, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स हैं ये दो तरह से फंक्शन करते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये या फिर डायरेक्टली हमारे पास आयन चैनल्स को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से आयंस का फ्लो होता है और यहाँ पे डिपोलराइजेशन कॉज होती है, ठीक है। या फिर ये हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। तो रिसेप्टर्स हमारे पास दो तरह से फंक्शन करते हैं। एक तो ये बाय डायरेक्टली एक्टिवेटिंग द आयन चैनल्स, और दूसरा तरीका इनका ये होता है, ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। और इस सेकंड मैसेंजर सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से यहाँ पर परमिएबिलिटी में डिफरेंस आता है और आयंस के फ्लो की वजह से डिपोलराइजेशन होती है और एक्शन पोटेंशियल कॉज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रिसेप्टर्स किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। वो रिसेप्टर्स जो आयन चैनल्स को ओपन करते हैं और उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं आइनोटॉपिक रिसेप्टर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। और वो रिसेप्टर्स जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद आगे डिपोलराइजेशन होती है और एक्शन पोटेंशियल मूव करता है, उन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम अंदर आने के बाद रिलीज साइट पर बाइंड होता है, जिसकी वजह से रिलीज साइट्स ओपन हो जाती हैं और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल इसके साथ जाके फ्यूज़ होती है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो ये जाके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। रिसेप्टर की भी दो साइड्स होती हैं, एक वो जो बाहर वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग साइड, क्योंकि यहाँ पे आकर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है, ठीक है। और जो अंदर वाली साइड होती है रिसेप्टर की उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर साइड। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पर आकर बाइंड हो गया है तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल की मूवमेंट करवाएगा। एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दो तरह से मूव हो सकता है, या तो डायरेक्टली ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स, या फिर हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट होता है। वो रिसेप्टर जो डायरेक्टली आयन चैनल्स को ओपन करते हैं उनको हम बोलते हैं आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स, और वो रिसेप्टर्स जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स, ठीक है। पहले हम लोग आयन चैनल्स की डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड मैसेंजर सिस्टम को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आयन चैनल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं कैट आयनिक चैनल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं एन आयनिक चैनल्स। ये मैंने एक क्यूट सी कैट ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो ये हो गई कैट, और कैट के पंजे को हम क्या बोलते हैं? पॉ, ठीक है। तो इसी से हम लोग याद रख लेंगे कि जो कैट आयंस होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। अब कैट आयनिक चैनल्स कौन से होते हैं? कैट आयनिक चैनल्स वो चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू पॉजिटिव आयन पास होते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और एन आयनिक चैनल्स जो हैं वो एन आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एन आयंस नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये खुद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो कैटायनिक चैनल्स आर नेगेटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट कैटायंस।
cations are positive ions, anionic channels are positively charged and they attract anions. Anions are negatively charged ions. ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के आयन चैनल्स होते हैं, एक होता है कैटआयनिक चैनल्स और दूसरे होते हैं एनआयनिक चैनल्स। ठीक है, कैटआयनिक चैनल्स हमारे पास सोडियम की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, एनआयनिक चैनल्स जो हैं वो क्लोराइड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जब कैट आयनिक चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम का इफ्लक्स होता है इनटू द सेल। ठीक है, जब सोडियम अंदर आता है तो हमें पता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो बढ़ता जाता है। -65 हमारे पास नर्व सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। जब पॉजिटिविटी अंदर आती है तो ये बढ़ता जाता है और एक लेवल ऐसा आता है कि ये थ्रेशहोल्ड लेवल पर पहुंच जाता है और उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो कैटायनिक चैनल्स जो हैं वो हमारे पास एक्साइटेशन कॉज करवाते हैं और एनायनिक चैनल्स क्या करते हैं कि जब हमारे पास नेगेटिव आयन अंदर आएंगे तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनहिबिशन कॉज करवाते हैं। कैटायनिक चैनल्स जब ओपन होते हैं तो ये कॉज करवाते हैं एक्साइटेशन। एनायनिक चैनल्स जब ओपन होते हैं तो दे कॉज इनहिबिशन। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कैटायनिक चैनल्स पर आके बाइंड होते हैं और कैटायनिक चैनल्स को ओपन करवाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। जिसमें हमारे पास ग्लूटामेट इंक्लूड होता है। ठीक है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आके एनायनिक चैनल्स पे लगते हैं और एनायनिक चैनल्स को ओपन करवाते हैं उनको हम बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है गाबा। तो ये हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स, कैटआयनिक चैनल्स एंड एनायनिक चैनल्स। कैटआयनिक चैनल्स जब ओपन होते हैं तो ये एक्साइटेशन करवाते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कैटआयनिक चैनल्स को ओपन करवाते हैं दीज आर कॉल्ड द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो एनायनिक चैनल्स को ओपन करवाते हैं दीज आर कॉल्ड द एनायनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, वो रिसेप्टर्स जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करवाकर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। सेकंड मैसेंजर सिस्टम क्या है? इट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ प्रोटीन्स। उनको हम क्या बोलते हैं? जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ गोनेसिन न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 यूनिट्स। एक हमारे पास होता है अल्फा यूनिट, अल्फा इज़ द लार्जेस्ट यूनिट, और दूसरा हमारे पास होता है बीटा, और तीसरा यूनिट होता है इसका गैमा यूनिट। ठीक है, ये जो अल्फा यूनिट है इसके साथ एक जीडीपी का मॉलिक्यूल भी अटैच होता है। तो ये हमारे पास हो गया जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्ट कैसे करता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर पर आकर बाइंड होता है तो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं। ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं तो फिर यहाँ पर जी प्रोटीन की बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है। जी प्रोटीन वैसे तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होता है, जैसे ही बाइंडिंग साइट एक्सपोज होती है ये जी प्रोटीन आकर इस बाइंडिंग साइट पे आकर अटैच हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो जीटीपी का मॉलिक्यूल होता है वो रिमूव हो जाता है और इसकी जगह जीटीपी आकर अटैच हो जाता है। अब जब अल्फा यूनिट के साथ जीटीपी आकर लगा तो ये हमारे पास हाईली एक्टिव हो गया। जब ये हाईली एक्टिव होता है तो ये अल्फा यूनिट अपने बाकी मेंबर्स को छोड़कर चला जाता है। तो जीटीपी और अल्फा कॉम्प्लेक्स जो है वो आगे मूव करता है और ये जाके सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाता है। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या करता है कि एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट आयन चैनल्स, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होती है और एक्शन पोटेंशियल मूव करता है। ठीक है, इस केस में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये आयन चैनल्स में इसने पोटेशियम आयन चैनल को ओपन किया जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर चला गया। पोटेशियम बाहर जाएगा तो सेल के अंदर हमारे पास नेगेटिविटी कॉज होगी, तो यहाँ पर इनहिबिशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास और क्या क्या करता है, ये हमारे पास आयन चैनल्स की एक्टिविटी को अल्टर करता है। उसके अलावा ये हमारे पास डिफरेंट इंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। मेम्ब्रेन इंजाइम्स भी हो सकते हैं और इंट्रासेलुलर इंजाइम्स भी हो सकते हैं। और चौथा काम जो ये करता है वो हमारे पास जीन ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि एक्साइटेशन कैसे होती है और इनहिबिशन कैसे होती है। मैंने आप लोगों को बताया कि एक्साइटेशन कैसे होती है, जब सेल के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है तो उसकी वजह से एक्साइटेशन हो जाती है। अब पॉजिटिविटी क्रिएट होगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम अंदर आएगा जिसकी वजह से पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। इसके साथ ही साथ और क्या काम होते हैं,
क्लोराइड चैनल जो होते हैं उनकी परमिएबिलिटी को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्लोराइड्स जो हैं वो बाहर ही रहते हैं और वो अंदर नहीं आते। जब वो अंदर नहीं आएंगे तो अंदर वो नेगेटिविटी कॉज नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ पोटेशियम के जो चैनल्स होते हैं उनकी भी परमिएबिलिटी को कम कर दिया जाता है, सो दैट पोटेशियम कैन नॉट मूव आउटवर्ड और अंदर नेगेटिविटी कॉज ना हो। तो 3 चैनल्स जो हैं वो एक्साइटेशन में रोल प्ले करते हैं। एक तो हम सोडियम चैनल्स को ओपन कर देते हैं ताकि सोडियम अंदर आए सेल के। क्लोराइड और पोटेशियम की परमिएबिलिटी को कम कर दिया जाता है ताकि क्लोराइड बाहर ही रहे और वो अंदर नेगेटिविटी कॉज ना करे। और पोटेशियम की परमिएबिलिटी को कम कर दिया जाता है ताकि पोटेशियम की आउटवर्ड मूवमेंट ना हो और अंदर पॉजिटिविटी ही रहे। और इनहिबिशन करवाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये कि क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ पोटेशियम की परमिएबिलिटी को भी बढ़ा दिया जाता है। जब क्लोराइड चैनल्स ओपन होते हैं तो क्लोराइड सेल के अंदर मूव होता है और अंदर नेगेटिविटी कॉज होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और पोटेशियम की आउटवर्ड मूवमेंट होती है जिसकी वजह से सेल के अंदर नेगेटिविटी कॉज होती है, ठीक है। तो ये तरीके लिखे हुए हैं कि किस तरह से एक्साइटेशन होती है और किस तरह से इनहिबिशन होती है, ठीक है। तक मैंने आप लोगों को बता दिया कि टाइप्स ऑफ साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती है और केमिकल साइनेप्स होती है। इन दोनों के मैंने डिफरेंस बिटवीन करवा दिया। उसके बाद केमिकल साइनेप्स को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया और ये सारा कुछ मैंने भी आप लोगों को बता दिया कि ट्रांसमीटर कैसे एक्ट करते हैं और रिसेप्टर जो है वो 2 तरह से अपना फंक्शन करते हैं। एक तो या तो ये डायरेक्टली आयन चैनल्स को ओपन करवा देते हैं, या तो ये दूसरे टाइप के रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट करते हैं। जो आयन चैनल्स को ओपन करवाते हैं दीज आर कॉल्ड द आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, और जो सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करते हैं दीज आर कॉल्ड द मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। तो ये सारी डिटेल हो गई और ये हमारे पास सेकंड मैसेंजर की डिटेल लिखी हुई है और यहाँ तक मैं अभी तक आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।